Hello friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video, we will try to understand the basic concept of Janam, यानी हिंदी में कहेंगे जन, जनपद और जनपदा एंड महाजनपदा। ठीक है। हालांकि जब आपने वैदिक पीरियड पढ़ा होगा, मेरे डिटेल लेक्चर को देखा होगा, तो हाँ आप जन और जनपद जैसे शब्द से परिचित होंगे और महाजनपद पे भी जो मैंने एक डिटेल लेक्चर किया है पूरा, वो भी आप देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। बावजूद कई बार क्या होता है कि जब आप डिटेल लेक्चर को देखते हो तो छोटी छोटी चीजों से ध्यान आपका भटक जाता है और आप उसका कॉन्सेप्ट कई बार नहीं ले पाते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा की बात है, तो मैंने सोचा है, हमेशा के लिए मैंने ये काम किया है कि मैं जो भी डिटेल लेक्चर लेता हूं उसके बीच से मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसी चीजों को लेकर आया जाए जहां से आपके कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्पष्टता मिल सके। ठीक है, तो देखिए अभी हम समझेंगे जन को, जनपद को और महाजनपद को। ठीक है, एक ये छोटी वीडियो है हमारी, हाँ 15 मिनट 20 मिनट की वीडियो होती है, बाकी तो डिटेल लेक्चर तो बहुत लंबी लंबी होती है। तो यहां देखिए जनपद का जो कॉन्सेप्ट है, ये दोनों शब्द आपने सुने होंगे वैदिक पीरियड में। ठीक है। और 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद तो मैंने पढ़ाया ही है, नहीं भी आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा डिटेल लेक्चर वाला वीडियो, तो यहां पर 6th सेंचुरी बीसी में आपको महाजनपद का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, देखिए वैदिक पीरियड, हाँ, या वैदिक काल का जो समय है वो 1500 टू 600 बीसी का है, यानी 1500 से 600 ईसा पूर्व का है। उसमें अगर हम अर्ली वैदिक पीरियड यानी पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक पीरियड को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का ये समय है पूर्व वैदिक काल का या ऋग वैदिक काल का, 1500 टू 1000 बीसी का। ठीक है, ये समय है। और जो उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड, देखिए एलवीपी, आरवीपी ऋग वैदिक पीरियड या ईवीपी अर्ली वैदिक पीरियड है, एलवीपी लेटर वैदिक पीरियड या हिंदी में कहेंगे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये जो समय है 1000 टू 600 बीसी का समय है, यानी पूरा जो वैदिक पीरियड का समय है 1500 टू 600 बीसी का समय है। ठीक है, ये दोनों शब्द जन और जनपद आपने सुने होंगे वैदिक पीरियड में, नहीं भी सुने हैं हाँ, तो आप जान लीजिए वैदिक पीरियड में ये दोनों शब्द आपको मिलेंगे अगर आप पढ़ेंगे या मेरा डिटेल लेक्चर भी देखेंगे, कहीं और भी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जन की अवधारणा जो थी आपको पूर्व वैदिक काल में थी। ठीक है, जनपद की अवधारणा उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक काल में थी। ठीक है, और महाजनपद की अवधारणा आएगी 6th सेंचुरी बीसी में यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी कि अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड में आपको जन की अवधारणा मिलेगी। अब ये क्या है अवधारणा, समझते हैं। देखिए आपको पता है कि वैदिक काल के जो उत्पत्ति करता है, हाँ, जो जिनसे वैदिक कल्चर की, वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई, वो कौन थे? आर्य थे। ठीक है, आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, भारत के बाहर से, कहा जाता है सेंट्रल एशिया से माना जाता है। वैसे तो अलग अलग थियरीज है, हाँ, अलग अलग स्कॉलर्स के, लेकिन जो मान्यता जिसको मिली है, जिसको माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से आए, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो तो अलग बात है, यानी बाहर देश के बाहर से आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आर्य किस रूप में आए? आर्य कबीलों के रूप में आए, और एक बार नहीं आए, वो अलग अलग टाइम पीरियड में आते रहे। एक ग्रुप कभी आ गया, फिर दूसरा ग्रुप आ गया, फिर तीसरा ग्रुप आ गया, ऐसे अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूहों में आर्य भारत में आते रहे। ये जो समूह थे इनको कबीला कहा जाता था, ये कबीले थे। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप थे ये, और अलग अलग समय में ये भारत में आते रहे। जैसे मैं आपको बताऊं कि देखिए ये उस समय का समझ लीजिए कि भारत है, और यहां पर उस एरिया में, भारत का वो एरिया जहां पे आर्य आते रहे, तो जैसे कि हमने कह दिया एक भरत कबीला हो गया, या अनु हो गया, द्रुहु हो गया, हाँ, तुर्वस हो गया। ठीक है, बहुत सारे कबीले थे, पुरु हो गया, यदु हो गया,
वैसे ही आपको और भी ये तो आर्यों के कबीले थे, और उस समय अनार्यों के कबीले भी यहां पर थे, ठीक है ना। तो अनार्यों के कबीले थे, नॉन आर्यंस के कबीले थे। एक तो आर्यंस के थे जो बाहर से आए, कुछ नॉन आर्यंस भी थे, उनके कबीले भी थे, जैसे कि पख्त, भलानस, पख्त, भलानस, विषाणित, ये अनार्यों के कबीले थे। मैंने सारा नहीं लिखा है, बहुत सारे कबीले थे, ये समझाने के लिए कि देखिए जब आर्य आते हैं तो कबीलों के फॉर्म में आते हैं। भरत कबीला एक हो गया अनु कबीला, एक हो गया द्रहु, एक हो गया तुर्वस, पुरु, यदु, ठीक है। ये तो आर्यों के कबीले। कुछ अनार्यों के भी कबीले और भी आर्यों के कबीले हैं, ये मैंने बस समझाने के लिए बताया। पख्त, भलानिस, विषाणित भी था, नॉन आर्यंस के ट्राइबल ग्रुप कबीले थे वहां पर, ठीक है। तो ये कबीलों के फॉर्मेट में थे, और इन्हीं कबीलों को कहा जाता था जन। ये एक जन हो गया, ये भरत जन हो गया, अनुजन हो गया, ध्रुव जन हो गया, तुर्वस जन हो गया, यानी कि सारे जन है। ये जो नॉन आर्यन है वो भी जन है, यानी एक कबीले में जितने लोग रह रहे हैं उस पूरे ग्रुप को एक जन कहा जा रहा है। तो जन का कॉन्सेप्ट आया आपको कहां पे? पूर्व वैदिक काल में, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए, ये आपके लिए जरूरी है, इसको नोट कर लीजिए। मैंने क्या लिखा है, देखिए ये लिख देता हूं, अनु, ध्रुव, तुर्वस, पुरु और यदु। ये देखिए, ये अनु, ध्रुव, तुर्वस, पुरु और यदु, ये भरत, ये जो कबीले हैं, आर्यों के कबीले हैं। और इनको ऋग्वेद में, इसलिए कि यह आ जाता है कई बार, इनको ऋग्वेद में कहा गया है पंचजना। हालांकि और भी कबीले हैं, लेकिन इनको ऋग्वेद में कहा गया। भरत कबीला भी है, लेकिन उसको नहीं कहा गया। ये 5 कबीले जी, यानी 5 ट्राइब्स जो है, ट्राइबल ग्रुप है, अनु, ध्रुव, तुर्वस, पुरु और यदु, इनको ऋग्वेद में कहा गया है पंचजन, ठीक है। पंचजन, ये याद रख लीजिए, पंचजन, ठीक है। तो ये जन है, ये जन है, समझ गए। इन्हीं को जन कहा जाता था, और इसका कॉन्सेप्ट देखने में आया कहां पे? ऋग्वैदिक पीरियड या पूर्व वैदिक काल में। अब इसको और समझिए, ठीक है। ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, ये जो है देखिए, अब ये जो कबीले हैं, देखिए कहा गया कि ये जन कैसे बने, ये जन कैसे, देखिए उस समय की सब, ये जो जन है उस समय की पूर्व वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक या सामाजिक इकाई, लार्जेस्ट या बिगेस्ट सोशल और पॉलिटिकल यूनिट, यही होता था जन, या ये ट्राइबल ग्रुप या कबीला। एक कबीला जो होता था, अब जैसे है कि एक कबीले को अगर हम देखें, किसी एक कबीले को, तो देखिए ये जो है, देखिए सबसे छोटे रूप में ये था फैमिली, ठीक है ना, फैमिली, ये है फैमिली। फैमिली के कई फैमिली जब मिलेगी तो फैमिली के ऊपर हो जाएगा ग्राम, और देखिए ये हो गया फैमिली, फैमिली के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, और सबसे बड़ा विश्व के ऊपर हो जाएगा जन। यही एक जन जो है, ये दूसरा जन, तीसरा जन, तो इसी तरह से फॉर्मेशन होता था। यानी कि देखिए ये हो गया जन या जना, एक जन में कई विष हैं, ये हो गया विष, एक विष में कई ग्राम है यानी गांव है, और एक ग्राम में कई परिवार है, या फैमिली, कुलप, गृह, इसको कहा जाता था फैमिली, या इसी को कह देंगे कुलप, या इसी को कह देंगे गृह, ठीक है। ये सारी मैं पूर्व वैदिक काल की बात कर रहा हूं, ऋग्वैदिक पीरियड की, 1500 से 1000 बीसी के आसपास। अब देखिए
सबसे छोटी इकाई, अगर ये एक जन है, अगर अनु या भरत कोई एक जन है, किसी एक जन को उठा लिया, तो इसमें सबसे बड़ी यूनिट जो है वो जन हो जाएगी, जो कि भरत को कहें या अनु को कहें, कोई भी ले ले, किसी को ले ले। उसके अंदर कुछ विष होंगे, उस विष के अंदर कुछ ग्राम होंगे और उस ग्राम के अंदर कुछ परिवार होंगे, यानी टोटल मिला के इस जन में कुछ लोग होंगे, ठीक है, कुछ लोगों का ग्रुप होगा। तो ये जन का कॉन्सेप्ट यहां पर आया, सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक इकाई, ठीक है, ये जन। अब देखिए ये जन जो है, यहां पर एक बात समझ लीजिए, ये तो समझ लिया आपने, ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए एक बात समझिए, सबसे पहले जन को ही आपको अच्छे से समझना है, फिर जनपद उनपद समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए अब जो है जन जो है, यहां पर क्या होता था कि यहां पर अगर इनके आपसी कबीले में लड़ाई हो रही है, कभी आर्यों की आर्यों से भी लड़ाई हो जाएगी, कभी आर्यों की जो अनार्य कबीले हैं उनसे भी लड़ाई हो जाएगी, तो इनकी जो लड़ाई होती थी वो किसी क्षेत्र के लिए नहीं होती थी, वो सिर्फ यहां पर जो लोग हैं, एक कबीले, मान लीजिए भरत कबीला है या ये अनु कबीला है, तो इस कबीले में जितने लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई होगी। इनका एक मुखिया होगा जिसको कहेंगे जनस्य गोपा कहते थे, क्योंकि यहां में जितने भी लोग रहते हैं, जन रहते हैं, उनका वो राजा है, चीफ है, बेसिकली वो एक तरह से कबीले का मुखिया होता था, या उसको कई बार उसको राजा भी कह दिया जाता था, लेकिन बेसिकली वो कबीले का मुखिया है, जिसको जनस्य गोपा या राजन कुछ भी कह लीजिए, इसका एक मुखिया होगा, हेड होगा। तो वो जो लड़ाई करेगा, तो वो लड़ाई होगी तो उसकी इसकी जिम्मेदारी होगी कि उसके कबीले में जितने लोग हैं उसकी वो रक्षा करे, और वहां पे जो पशुधन है, एक कबीले के अंदर जो पशुधन है उसकी रक्षा करे, ठीक है ना, बस यही जिम्मेदारी होती है। ये जमीन के लिए नहीं लड़ते थे, हाँ, जमीन के लिए नहीं लड़ते थे, और यही रीजन था कि इस समय मात्र पशुचारण या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स जो था इस पीरियड में जो था वो मुख्य पेशा था, एग्रीकल्चर मुख्य पेशा नहीं था, क्योंकि कबीलाई लोग थे, जगह जगह जाते रहते थे, घूमते रहते थे। तो और लड़ाई किसके लिए होती थी? गायों के लिए, पशुधन के लिए, पशु इनके लिए एनिमल्स इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, क्योंकि पशुचारण या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स या एनिमल रियरिंग कहिए, यही इनका मुख्य पेशा था। तो यहां पर जो है लड़ाई होती थी पशुधन के लिए, और पर्टिकुलरली फॉर द काउज, गायों के लिए। हाँ, इस पीरियड में कहा जाता है कि वॉर्स वर फॉट फॉर द सेक ऑफ द काउज एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल लिविंग अंडर ए पर्टिकुलर जना और ट्राइबल ग्रुप, और में से कबीला, एक कबीले के अंदर जितने लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए लड़ाई होगी, उस कबीले में जितने पशुधन हैं या पर्टिकुलरली गाय हैं उनकी रक्षा के लिए लड़ाई होगी। ये क्षेत्र विस्तार के लिए नहीं लड़ते थे। तो ये पूरा जन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहां पे आते हैं, जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, जैसे ही आप उत्तर वैदिक काल में आएंगे, तो उत्तर वैदिक काल में आपका जनपद का कॉन्सेप्ट होगा। समय है 1000 से 600 BC का, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व का। अब यहां पर क्या होगा, देखिए, अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि 1000 के आसपास लोगों को लोहे के बारे में, आयरन के बारे में पता चल जाता है। तो थोड़ा आयरन का बहुत व्यापक पैमाने पे नहीं होता, वो आगे चल के होगा व्यापक पैमाने पे, लेकिन इससे क्या होता है, थोड़ा एग्रीकल्चर में भी हेल्प मिलेगा और क्षेत्र विस्तार में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। साथ साथ यहां पे क्या होगा कि अब लड़ाई क्षेत्र विस्तार के लिए होगी। होगा कैसे, लोहे का के बारे में पता चल गया लोगों को, तो लोहे से जुताई भी अच्छी होती है, आपको पता है। यहां पर मान लीजिए एक जन है, जैसे इस तरह का एक जन है, ठीक है, और इस जन ने, ये एक दूसरा जन है, इस जन ने इस जन पे किया अटैक और इसको जीतकर इस जन ने इसे खुद में मिला लिया, तो ये एक जनपद हो गया, यानी पहले से बड़ा इसका क्षेत्र हो गया। यानी यहां तो सिर्फ लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, पशुधन के प्रोटेक्शन के लिए लड़ाई हो रही है, जब सिर्फ जन का कॉन्सेप्ट है, कबीलों का कॉन्सेप्ट है, ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां अब एक जन दूसरे जन पे अटैक कर रहा है और उसके क्षेत्र को जिसने जीता अपने में मिला लिया। अब वो क्षेत्र विस्तार हुआ और ये जनपद हो गया।
या दूसरा तरीका क्या था, मान लीजिए कोई जनपद है, इसके आगे कोई जंगल है, हाँ फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट को क्या करेगा, ये लोहे की कुल्हाड़ी से साफ कर देगा या आग से जला देगा और फिर ये मिला लेगा। अब जब, तो ये भी जनपद हो गया। अब ये जब जनपद हुआ, क्षेत्र बढ़ा, तो क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पर खेती की जा सकती है, ठीक है ना, क्षेत्र मिलेगा, खेती से खेती की जाएगी तभी तो आपका इकोनॉमी स्ट्रांग होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा। तो खेती की शुरुआत यहां पे हो जाएगी क्योंकि लैंड होना शुरू हो जाएगा। और यहां पर जो एक सिंबॉलिक था, राजा के पास जमीन नहीं था, यहां पे अब राजा के पास अब ये ट्राइबल चीफ नहीं रह जाता, यहां पे कबीलाई ढांचा टूट जाएगा। यहां पे जो कबीलाई ढांचा है ये टूटने लगेगा और यहां पर राजा जो है ये लैंड का, जमीन का मालिक होने लगेगा और इसलिए एग्रीकल्चर का विकास होगा। और इसी कारण यहां जो पशुपालन या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल या पशुचारण या एनिमल रियरिंग यहां मुख्य पेशा था, अब यहां आके चूंकि लैंड आने लगा तो यहां पर ये एग्रीकल्चर यानी कृषि मुख्य पेशा में बदल जाएगा। तो ये जनपद कैसे हुआ, देखिए छोटा वीडियो है, मैं तो बहुत डिटेल में नहीं जाना, बहुत विस्तार है जब आप हमारा डिटेल लेक्चर देखेंगे, लेकिन एक छोटा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। तो ये जनपद हो गया, ठीक है। अब जनपद के बाद देखिए, जब आप उत्तर वैदिक काल से भी आगे बढ़ते 6th सेंचुरी बीसी में जब आप आते हैं तो कहा जाता है कि इसके आगे 16 महाजनपद का उदय हो जाता है, यानी जनपद से भी बड़ा, यानी सबसे छोटा यहां पर ऋग्वैदिक पीरियड में जन था, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें, एक बार देख लीजिए, यहां पे अगर हम बनाएं तो सबसे छोटा गृह था, गृह के से बड़ा था क्या, ग्राम, गृह में पूरा लिख दो, गृह, उससे बड़ा ग्राम हो गया, फिर ये ग्राम के ऊपर विश्व हो गया और विश्व के ऊपर जन हो गया। ये जन या जना पूर्व वैदिक काल में। जब आप लेटर वैदिक काल में जाएंगे तो ये तो रहेगा ही, आगे इसके बढ़ जाएगा जनपद। और फिर जब आप इधर आते हैं तो ये 6th सेंचुरी बीसी की कहानी शुरू हो जाएगी और कई महाजनपद, ठीक है, ये 1000 से 600 बीसी के आसपास थी। हाँ, अब 6th सेंचुरी बीसी में आते आते यहां पर अब महाजनपद का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाएगा। तो ये अब महाजनपद सबसे बड़ी इकाई अब यहां पे महाजनपद होगी, ठीक है। यहां पे जन है, अगर देखें तो यहां पे जनपद कैसे हुआ, और जनपद से भी बड़ी इकाई महाजनपद हो जाएगी, यानी जनपद बड़ा आकार लेने लगेंगे, कुछ और क्षेत्र मिलाएंगे और जनपद का बड़ा आकार लेने लगे, जनपद जो है वो बड़े आकार में आ जाएंगे। जैसे मैं बताऊं कि देखिए यहां पर मैंने 16 महाजनपदों की चर्चा की है, ठीक है। 16 महाजनपदों में आप जैसे यहां पे देखेंगे, यहां पे भरत है और एक पुरु है, तो यहां पर क्या होगा कि भरत और पुरु, भरत प्लस पुरु, ये मिलके यहां पे मिल जाते हैं और ये कुरु बना देते हैं, कुरु। ये कुरु जो है आगे चल के महाजनपद में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, अभी तो जनपद में है। वैसे ही आपको कीवी एक ट्राइबल ग्रुप है या जन है, दूसरे जन तुर्वस से मिलता है और ये पांचाल बना देता है। आज का जो बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं का क्षेत्र है वो पांचाल का क्षेत्र होगा। ये कुरु जो है आज का जो हरियाणा, दिल्ली और मेरठ का क्षेत्र होगा, ये कुरु हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चल के महाजनपद में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आगे चल के 16 महाजनपद बन जाएंगे, ठीक है। आगे चल के जब 16 महाजनपद बनते हैं तो देखिए 16 महाजनपदों में कंबोज, गांधार, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ गए, सबसे छोटी यूनिट पूर्व वैदिक काल में जन है, उसके बाद कैसे जनपद बनता है ये भी समझ गए। अब ये बड़े बड़े ये जो कुछ जनपद हैं, कुछ इनका विस्तार होगा और ये बड़े हो जाएंगे, जैसे कुरु और पांचाल। देखिए कुरु यहां पे है, एक जनपद, पांचाल यहां पे है। तो अब ये महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में आपको अंगुत्तर निकाय जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और भगवती सूत्र, उसमें जानकारी है। भगवती सूत्र जैन लिटरेचर है। महावस्तु जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसमें भी कुछ जानकारी है,
हाँ, महाजनपदों के बारे में। तो मैंने बताया हुआ है, जब महाजनपद पढ़ाया था उसमें भी देखेंगे तो आपको डिटेल पता चल जाएगा। अब ये कंबोज है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में पड़ेगा। उसके बाद गांधार पाकिस्तान के और थोड़ा अफगानिस्तान का क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा, खासकर पाकिस्तान का पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र। इसकी राजधानी आपको तक्षशिला थी, जो कि एजुकेशन हब और ट्रेड सेंटर थी उस समय, आज पाकिस्तान में है, ठीक है ना, रावलपिंडी और पेशावर, तो उस समय का है। उसके बाद कुरु, अभी मैंने बताया, मथुरा, सॉरी कुरु ये आपका मेरठ, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र है, ये कुरु आज का जो आधुनिक है वो क्षेत्र था। उसके बाद देखिए पांचाल, पांचाल जो है ये आपको पांचाल महाजनपद ये था उस समय कहां पे, ये अभी का जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद एरिया है वो पांचाल में पड़ेगा। हिमालय की तराई में कौशल, फैजाबाद, हाँ उधर कपिलवस्तु जहां से बुद्ध थे, वो सब क्षेत्र पड़ेगा कौशल में, ठीक है। वैसे ही मल्ल, हाँ गोरखपुर और देवरिया के आसपास जो यूपी में है, ठीक है, और पूर्वी यूपी में पड़ेगा। और ये पूर्वी यूपी की तरफ है, ये पश्चिमी यूपी की तरफ, ये जो पांचाल वाला क्षेत्र है पश्चिमी यूपी की तरफ। वज्जी जो है, ये वज्जी आज का बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, ये सब जो क्षेत्र है वज्जी वहां का, ये 8 राज्यों का एक कॉन्फेडरेसी था, संघ था। हाँ ये वज्जी जो है ये 8 राज्यों का ये संघ था, ठीक है। उसके बाद देखिए चेदी, चेदी जो था ये आपको आज के बुंदेलखंड का कुछ एरिया, जो मध्य प्रदेश वाला बुंदेलखंड है वहां है। उसके बाद ये वाला चेदी, ये सुरसेन, सुरसेन जो है देखिए ये दिखाई दे रहा है मथुरा के आसपास का क्षेत्र है, मथुरा की इसकी राजधानी भी थी, ठीक है। उसके बाद अवंती, इस आज के राजस्थान में कुछ मालवा का क्षेत्र और कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र अवंती में आ जाएगा, राजधानी इसकी उज्जैन थी। हाँ तो आप देखेंगे कि यहां पर अवंती है, फिर वत्स है आज के इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। काशी किसकी राजधानी, बनारस थी, समझ रहे हैं काशी को। ये मगध, देखिए मैंने कौशल, अवंती और मगध को बहुत बड़ा बनाया, लगभग इनकी शक्ति एक ही थी, लेकिन बाद में मगध का उत्कर्ष आप देखेंगे आगे, सक्सेस ऑफ मगध, मगध स्ट्रॉन्गेस्ट महाजनपद के रूप में उभरेगा। तो इसके कई कारण थे जो मैंने बताया हुआ है डिटेल लेक्चर में, महाजनपद पे आप लेक्चर देखिएगा। आज तो बस मैं अंतर समझा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये मगध आ गया सबसे बड़ा, ये पटना, गया, शाहबाद का जो एरिया है आज का वो मगध का एरिया था। अंग, मुंगेर, भागलपुर वाला एरिया जो है आज का बिहार में, वो अंग क्षेत्र था, राजधानी इसकी चंपावती थी। मगध की राजधानी सबसे पहले गिरिव्रज थी, फिर पाटलिपुत्र भी बनी, हाँ वैशाली भी बनी, वो सब आप देखेंगे। काशी बता ही दिया मैंने, तो सारा मैंने एक तरह से यहाँ डिटेल बता दिया। एक बच जाता है अश्मक, तो अश्मक ये पड़ा था कहाँ पे, गोदावरी नदी के किनारे, या प्रवरा नदी भी कह सकते हैं, प्रवरा की सहायक, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, तो गोदावरी नदी के किनारे अश्मक। और अश्मक एकमात्र जो है महाजनपद है वो साउथ इंडिया में है। तो ये सवाल कई बार बनता है कि साउथ इंडिया का कौन सा महाजनपद एकमात्र महाजनपद है। एक मैंने इधर छोड़ दिया था, तो ये आपको याद रखना है, मत्स्य, ये राजस्थान में पड़ेगा, एकमात्र महाजनपद जो राजस्थान में पड़ेगा, या कहीं आ जाए कि मरुस्थल के क्षेत्र में, हाँ तो वो आप कहेंगे। हालांकि मरुस्थलीय क्षेत्र कंप्लीट नहीं है ये, वहां पे राजस्थान को कहा जाता है कि डेजर्ट वाला इलाका है, इसलिए कहीं आ जाए कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो कि डेजर्ट वाले इलाके में पड़ता है या मरुस्थल वाला, तो आप मत्स्य बोलेंगे, बाकी कोई है नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर के उत्तर में, नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर 15 महाजनपद हैं, और नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर ओनली आप देखेंगे कि एक ही, देयर इज ओनली वन महाजनपद, दैट इज द अश्मक महाजनपद। और आप कहेंगे कि भाई पूछेगा कि कौन सा ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण में है, तो एकमात्र महाजनपद अश्मक, ये सवाल बनता है, ठीक है ना। और गंगा वैली में सबसे ज्यादा महाजनपद है, ठीक है। तो ये महाजनपद जनपद से जो बड़ा हो गया, बहुत बड़ा विस्तार हो गया, तो वो महाजनपद हो जाएगा। और महाजनपद के बाद ही मगध जो है
ठीक है। ये मगध जो है, हाँ, टसल इनका ज्यादा रहेगा मगध का, मैं बता दूं ये रहेगा कोशल से। हाँ, बाकी आपस में टसल है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं कोशल, अवंती, मगध, हाँ, वत्स, काशी और अंग में ही आपस में टसल रहेगा सुपरमेसी के लिए। और इसमें मगध जो है उभर के सामने आएगा अपने भौगोलिक कारणों के कारण। हाँ, गंगा वैली में चूंकि ये स्थित है तो वहां के उपजाऊ मिट्टी के कारण एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा आप कर सकते हैं, अच्छी सेना रख सकते हैं। मगध के जंगलों में आपको हाथी मिलेगा तो हाथी सेना में शामिल हो जाएंगे, लकड़ियों से रथ बन जाएंगे, ठीक है, जो सेना में काम आएंगे। लकड़ियों से लकड़ियों का ट्रेड एंड व्यापार, कॉमर्स में भी वो लकड़ियां जो है इस्तेमाल होंगी, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य में भी ये काम आएंगे। लकड़ी इनके सामान बनाए जाएंगे, उनके व्यापार किए जाएंगे उन सामानों के। तो मगध जो है वो फॉरेस्ट होने के कारण, गंगा वैली में होने के कारण, यानी फर्टाइल लैंड होने के कारण, तो मगध उभर के आएगा। और खासकर मगध में आपको बड़े काबिल शासक हुए, बिंबिसार जैसे शासक हुए, हाँ, आपको अजात शत्रु जैसे शासक हुए, ठीक। उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आता है तो शिशुनाग और काकवर्ण जैसे, या कालाशोक जैसे, काकवर्ण को ही, कालाशोक को काकवर्ण कहते हैं दिव्यदान में। हाँ, उसके बाद आपको नंद डायनेस्टी, बहुत बड़ी नंद डायनेस्टी के रूप में आप देखेंगे। वहां पे महापद्मनंद और घनानंद जैसे शासक आएंगे। महापद्मनंद की तो ख्याति दूर तक थी, ठीक है। तो इस तरह से मगध के पास बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। तो मगध जो है आप इन 16 महाजनपदों में उभर के आगे आएगा। और उसके बाद यहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होगी। यानी कि समझ लीजिए, पहला कॉन्सेप्ट जन, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद, और महाजनपद के बाद जब मौर्य साम्राज्य आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से, हाँ, मगध के शासक, नंद डायनेस्टी के शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उस समय पहली बार भारत में किंगडम, साम्राज्य या एम्पायर की अवधारणा उभर के आएगी। यानी कि महाजनपद से भी बड़ा एम्पायर, ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा। हाँ, साउथ के कुछ क्षेत्र को छोड़ दे तो पूरा क्षेत्र ले लेगा ये मौर्य साम्राज्य। पूरा ये जो 16 महाजनपद है, ये सारा क्षेत्र मगध उभरेगा और मगध से ही फिर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हो जाएगी। ये पूरा ले लेगा। तो एक साम्राज्य, एक एम्पायर, एक किंगडम का कॉन्सेप्ट या अवधारणा यहीं से उभर के आएगा। तो ये मैंने आपको बताया। और उसके बाद तो चलता चला जाएगा, साम्राज्य बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल लेक्चर में। तो इस तरह से हमने जाना कि जन का कॉन्सेप्ट क्या था, जनपद का कॉन्सेप्ट क्या था, और महाजनपद का कॉन्सेप्ट क्या था, और महाजनपद के बाद एम्पायर का फॉर्म कैसे आएगा, एम्पायर या साम्राज्य कैसे बनेगा, ठीक है। तो मगध से ही आपको मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और ये पूरा आपको मौर्य साम्राज्य में ही आ जाएगा सब कुछ साउथ इंडिया के लोकेशंस को छोड़ दें तो ये सारा चीज आ जाएगा। आज का जो पाकिस्तान है वो भी बहुत बड़ा मौर्य साम्राज्य। तो साम्राज्य का कॉन्सेप्ट आएगा, जनपद, महाजनपद, और फिर एम्पायर या साम्राज्य। So this is the end of the video. Take care. All the best.